प्यारे बच्चों, हमने अपना छठा पाठ पढ़ लिया है। अब इसमें कुछ क्रियाकलाप के जो प्रश्न हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे, आपने उसको कर लिया होगा। हम उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग सोचते हैं कि ये जो एक्टिविटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम इसको एक एक करके फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे जो क्रियाकलाप के प्रश्न हैं, अब करने की बारी। अब करने की बारी। तो इसमें है, तुम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्लास्टिक की बनी चीज़ें प्रयोग में लाते हो, उसकी सूची बनाओ। सोचकर लिखो कि उसकी जगह तुम कौन सी प्राकृतिक सामग्री प्रयोग कर सकते हो। तो हमने इसको डिस्कस किया था बच्चों, आपने ये सूची बना ली होगी। आपको दो सूचियां इसमें बनानी थी। पहला सूची कि कौन कौन सी प्लास्टिक की वस्तुएं जो आप अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में, रोज़मर्रा मतलब डे टू डे लाइफ में, मैंने आपको बताया था कि सुबह से लेकर रात तक में बहुत सी चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक की वस्तुएं जो हम प्रयोग करते हैं। उनकी पहले सूची बनानी है। उसके बाद में हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो है उसकी जगह हम लोग प्राकृतिक सामग्री का प्रयोग करके प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सभी चीज़ों का नहीं, क्योंकि प्लास्टिक तो रहेगा ही। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम प्लास्टिक की ना प्रयोग करके प्राकृतिक सामग्री प्रयोग कर सकते हैं। होता क्या है बच्चों, प्राकृतिक सामग्री जो प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होता है, जो प्रकृति द्वारा दिया जाता है या प्राप्त किया जाता है। जैसे कागज़, हमें कागज़ कहाँ से प्राप्त होता है? हम जानते हैं कि पेड़ों से ही कागज़ बनता है। तो ये प्राकृतिक सामग्री हो गई। तो ऐसी चीज़ें पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। और क्या चीज़ होती है? जैसे मैंने आपको बोला था कि प्लास्टिक के कप हम लोग यूज़ करते हैं। स्टेशन में चले जाएंगे तो वहाँ प्लास्टिक के कप में चाय और कॉफ़ी दी जाती है। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? कागज़ के कप या मिट्टी के जो कप बनते हैं बच्चों, आपने देखा होगा बनारस में काफ़ी प्रचलन में रहते हैं। यहाँ चाय वाले मिट्टी के जो कप होते हैं वह भी प्राकृतिक रूप है, वह भी प्रकृति से आता है। तो इससे क्या है, इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचता। अगर हम प्राकृतिक चीज़ें प्रयोग करेंगे प्लास्टिक के चीज़ों की जगह, तो हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसको आपको पहले सूची जो बनेगी सभी प्लास्टिक की वस्तुओं की बननी है। तो उसमें से हम सब चीज़ तो हटा नहीं सकते। जैसे पहला, सुबह उठते ही हम लोग क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। तो क्या उसकी जगह क्या कर सकते हैं? दातुन आपने देखा होगा, लेकिन ये तो रोज़ संभव नहीं है, हमें रोज़ दातुन मिलेगी भी नहीं। तो एक तरह से देखा जाए तो प्राकृतिक चीज़ भी ब्रश की जगह हम नीम की दातुन कर सकते हैं। इससे ये संभव हो सकता है। और क्या चीज़ हो सकता है? उसके बाद हम लोग नहाते समय प्लास्टिक की बाल्टी या मग का प्रयोग करते हैं। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं प्राकृतिक रूप से? तो कुछ नहीं, धातुएं जो हैं उनका पुनः चक्रण कर सकते हैं। इसीलिए वो धातु की अगर बाल्टी हो तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि जब वो टूटती है तो उसका दोबारा पुनः चक्रण कर लिया जाता है और प्रकृति को नुकसान नहीं होता। उसके अलावा क्या है बच्चों? जैसे कटर है, आपके बस्ते में भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कटर। तो कटर का तो हम लोग
प्रयोग करना ही है तो उसके लिए प्राकृतिक चीज़ें नहीं आएंगी। हमारी पेंसिल जो है जिससे हम लिखते हैं वो प्राकृतिक सामग्री है, तो हमें चाइना वाली जो पेंसिल है जो प्लास्टिक की बनी होती है उसके जगह लकड़ी वाली पेंसिलें का प्रयोग करना चाहिए। वो हल्की भी होती है, उससे अच्छी हैंड राइटिंग आती है, तो हम लोग एक ये प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको लिखना है। दूसरा है कागज़ का बार बार प्रयोग किया जा सकता है। मैंने कागज़ का प्रयोग करना चाहिए जब भी आपको क्राफ्ट पेपर की ज़रूरत हो। तो शादी के कार्ड, डाक के लिफाफे, उपहार में लपेटने वाला कागज़, हमें कभी कभी ऐसे ऐसे कागज़ भी मिल जाते हैं जिनका हमने क्राफ्ट के पेपर की तरह भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्राफ्ट पेपर में कभी कभी ज़रा सी कागज़ की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े बड़े कागज़ की ज़रूरत नहीं। तो शादी के कार्ड के जो लिफाफे होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत रंग बिरंगे होते हैं, लाल पीले हर रंग में होते हैं, चमकीले भी होते हैं, काफ़ी आकर्षक लगते हैं, तो हमको उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे राखी बनाने में मैंने आपको बताया था, रक्षाबंधन में हम लोग स्कूल में राखी बनाते हैं, तो शादी के जो कार्ड होते हैं वो काफ़ी मोटा होता है, मजबूत होता है, तथा हम उसका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। उपहार में लपेटने वाले भी कागज़ का भी हम लोग दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो ज़्यादा अगर बार बार किसी कागज़ का प्रयोग किया जाए तो उससे क्या होता है, उसकी मांग कम बढ़ेगी। जैसे हम अगर किसी नोटबुक के खाली पेज को रफ कॉपी में बदल देते हैं तो क्या होगा, हमें कॉपी की कम ज़रूरत पड़ेगी, हम बाज़ार से कम कॉपी खरीदेंगे, और फिर अगर बाज़ार में कम कॉपी खरीदेंगे तो फैक्ट्री वाले भी कम कॉपियाँ बनाएंगे, क्योंकि वो भी मांग के हिसाब से बनाते हैं। अगर मांग ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं। तो हम लोग ऐसे करके पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद हमने ग प्रश्न में देखा था, प्लास्टिक वरदान है या अभिश्राप, इस पे वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करो। ये तो हम लोगों का बाद ही में जब स्कूल खुलेगा तभी उस पर एक कर सकते हैं वाद विवाद। और ये जो पोस्टर बनाने के लिए मैंने आपको दिया था कल, आपने इसको ज़रूर बना लिया होगा और रंग किया होगा, क्योंकि पोस्टर में कम से कम भाषा का प्रयोग होना चाहिए, चित्रों का ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए और रंग बिरंगे, क्योंकि पोस्टर आँख को आकर्षित तभी करता है जब वो रंगीन हो, उसका एक मैसेज भी हो। पोस्टर किस लिए हम लोग बना रहे हैं कि हमें पॉलीथीन या प्लास्टिक की थैली का प्रयोग बंद करने के लिए बना रहे हैं। तो इसको ध्यान से सोचो, मैंने आपको कल बताया था कैसे करना है, और उसके बाद में पोस्टर, रंगीन पोस्टर बनाने की कोशिश करो। ये आपको बनने के बाद आप इसको खींच करके मेरे ईमेल आईडी पे अपने नाम के साथ भेजेंगे। अब इस पाठ को हमने पूरा कर लिया है। मैंने एक चीज़ देखा है कि बच्चे रीडिंग प्रैक्टिस एकदम कम कर दिया है बच्चों ने। अब वह रीडिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हमारा पाठ, छठा पाठ मेरा प्रयोग करो, हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है, प्रश्न कर लिए, अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर लिया, यहाँ तक कि क्रियाकलाप के जो प्रश्न थे उनको भी पूरा कर लिया। लेकिन अभी भी क्या छूट रहा है, पठन अभ्यास। इसको कोई पढ़ता नहीं है बच्चों। स्कूल में तो मैं क्लास में पठन अभ्यास करवा देता था, लेकिन अब ऑनलाइन क्लास में नहीं हो पाता है। तो इसको आज मैं आपको केवल सुनना है। मैं एक बार इसका पठन करूँगा इस पाठ का। तो शुरू करते हैं। और इसको आज आपको कम से कम 2 बार इसका पठन अभ्यास करना है। कौन सी का? पाठ 6, मेरा प्रयोग कम करो। महक अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास दिल्ली आई। मामा जी के साथ बाजार गई।
चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले ले लिए। महक, मामा जी, थैलों की ज़रूरत नहीं है। दुकानदार सभी चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में डाल कर देते हैं, हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। मामा जी, नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज़ के थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। महक, क्यों मामा जी? मामा जी, तुम चलो, मैं रास्ते में बताता हूँ। महक, हाँ यह ठीक है। मामा जी, अब बताओ तुम क्या कह रही थी? महक, मामा जी, मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का ही युग है। जिधर देखो प्लास्टिक की चीज़ें ही दिखाई देती हैं। मेज़, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियाँ, जूते चप्पल, ब्रश, पानी के पाइप, सभी कुछ, यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के ही बने होते हैं। मामा जी, यह तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, किंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। महक, वह कैसे मामा जी? प्लास्टिक की चीज़ें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं। वे कपड़े या कागज़ की तरह पानी में गलती भी नहीं और जल्दी टूटती भी नहीं हैं। स्टील या लकड़ी की चीज़ों की तरह महंगी भी नहीं होती। हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता? कागज़, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीनों में मिट्टी में घुल जाती हैं और उसी का अंग बन जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह यह कूड़ा और बेकार वस्तु बनकर जमा होता जाता है और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। महक, लेकिन प्लास्टिक को जलाकर तो नष्ट किया ही जा सकता है ना मामा जी? मामा जी बोले, मामा जी, नहीं महक, जलाने पर प्लास्टिक से ऐसी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती हैं। महक, अच्छा मामा जी, यह तो सचमुच चिंता की बात है। मामा जी, यही नहीं, हम लोग खाली प्लास्टिक की थैलियों को बेपरवाही से इधर उधर फेंक देते हैं। यही थैलियाँ नालियों और सीवर पाइप में जाकर उन्हें बंद कर देती हैं। सारा गंदा पानी सड़क और गलियों में फैल जाता है। कितनी बदबू आती है। बारिश के मौसम में तो कई बार बाढ़ की स्थिति बन जाती है। हाँ मामा जी, हमारे मोहल्ले में भी कई बार नगर निगम कर्मचारियों को बुलाकर नालियाँ और सीवर खुलवाना पड़ता है। मामा जी, वह देखो महक, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु कैसे खाने के लालच में प्लास्टिक की थैलियों को ही निगल जाते हैं। कई बार इसी कारण उनकी मौत भी हो जाती है। हमें इस तरह बचा खुचा खाना थैलियों में भरकर सड़क पर या खुले कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। महक, सचमुच मामा जी, प्लास्टिक की थैलियाँ तो बड़ी समस्या पैदा करती हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं मामा जी? क्यों भाई? प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज़ के थैले इस्तेमाल करो। थैलियों को इधर उधर मत फेंको। महक, मैं धीरे धीरे समझ तो रही हूँ मामा जी, लेकिन कागज़ के अधिक प्रयोग के लिए पेड़ भी तो अधिक काटने पड़ेंगे। उसका भी तो पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। नहीं महक,
यदि हम कागज़ का इस्तेमाल किफ़ायत के साथ करेंगे और ज़्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे तो ज़्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, और पेड़ काटने के साथ साथ हम पेड़ लगाते भी जाएं तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहेंगी। महक, आपने बड़ी अच्छी बात कही मामा जी। मैं आज से ही प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बंद करके कागज़ या कपड़े के थैलों का प्रयोग करूंगी। मैं अपनी सहेलियों को भी यह बात समझा दूंगी। हाँ, और अब से हम एक दूसरे को जन्मदिन पर उपहार के रूप में पौधे ही भेंट किया करेंगे। ठीक है ना मामा जी? मामा जी, तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो महक। लो, बातों बातों में बाजार भी आ गया। महक, मामा जी चलिए, मैं सबसे पहले अपने लिए फ़्रॉक और रिबन खरीदूंगी। महक मामा जी का हाथ पकड़कर कपड़े की दुकान में घुस गई। तो बच्चों, ये था हमारा छठा पाठ। हम एक कविता आज पढ़ेंगे। ये कविता हमारे पाठ्य पुस्तक की ही है, लेकिन यह हमें परीक्षा में नहीं आएगी, केवल पढ़ने के लिए है। मैं चाहता हूँ कि आज इसको भी पढ़ा जाए। ये कविता, हे जननी। जननी का अर्थ होता है बच्चों जन्म देने वाली माँ। और ये कविता परीक्षा में तो नहीं आएगी, लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तक की है। इसको पढ़ के समझते हैं। ये हमारे पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 50 पे है। कविता का नाम है हे जननी, और इसके कवि हैं गोपाल बाबू शर्मा। तो इसमें बच्चे धरती से, अपनी माँ से, धरती को माँ क्यों कहा गया है बच्चों? क्योंकि जो अन्न उगता है, फसलें उगती हैं, फल फूल जितने होते हैं, सब धरती से ही उगते हैं। तो एक तरह से धरती को सभी प्राणियों की माँ ही कहा जाता है। तो बच्चे इसमें क्या कह रहे हैं? जननी से, अपनी माँ से, धरती से प्रार्थना कर रहे हैं, हे जननी, बलवीर बने हम, धीर और गंभीर बने हम। शत्रु सामने यदि आ जाए तो अर्जुन के तीर बने हम। तो इसमें क्या बोलते हैं बच्चे? बोलते हैं धरती माँ से या देश से। धरती है या देश है, वो हमारी माँ होती है, क्योंकि मैंने बताया हम उसी पर उगा धन, जो अन्न होता है, अन्न, फल, पानी, सब अपनी धरती से ही प्राप्त करते हैं। जैसे एक बच्चा खाने के लिए अपने माँ पे निर्भर करता है, उसी तरह हम सभी देशवासी अपने भारत माँ पे या अपने देश पे निर्भर करते हैं। और हमने उसी पे जन्म लिया है, इसीलिए धरती को बच्चों माँ ही कहा जाता है या माँ का ही दर्जा दिया जाता है। तो इसमें बच्चे माँ से अनुरोध कर रहे हैं कि हे जननी, बलवीर बने हम, धीर बने और गंभीर बने हम। हमें बलशाली बनना है, हमें धीरज रखने वाला बनना है, हमें गंभीर बनना है, क्योंकि यही गुण किसी व्यक्ति को अच्छा बनाते हैं। हमें वीर बनना है, वीर मतलब बहादुर बनना है। हमें धीरज रखना है, हम कोई भी काम जल्दीबाजी से न करें और गंभीरता के साथ करें, संयम के साथ करें, तभी हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये किसके लिए कर रहे हैं बच्चों?
किससे प्रार्थना कर रहे हैं? धरती माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमें आप वीर बना दो, हमें ऐसा व्यक्ति बना दो जो बहादुरी से देश की रक्षा कर सके। शत्रु सामने यदि आ जाए तो अर्जुन के तीर बने हम देश के लिए कुछ अच्छा काम करें। अगर इस बीच हमारा सामना शत्रुओं से भी हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग अर्जुन की तरह अर्जुन के तीर बनेंगे, मतलब अपने लक्ष्य की ही तरफ जाएंगे, मतलब शत्रुओं का विनाश कर देंगे। अर्जुन कहते थे कि अर्जुन का जो तीर है वो कहीं और नहीं जाता था, जहाँ अर्जुन उसको भेजते थे लक्ष्य में, ठीक लक्ष्य पे ही जाके लगता था, कभी भटकता नहीं था अपना रास्ता। उसी तरह बच्चे भी यही माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वीर बना दो, बलशाली बना दो, कि अगर कभी हमारा सामना अगर शत्रु से भी हो जाए तो हम भटके नहीं, हम डरे नहीं, हम हटे नहीं, हम डटकर शत्रु से मुकाबला कर सकें। राज दुलारे नील गगन के, ऊंचे और धनी जीवन के। कवि कह रहा है कि हम कैसे बनना चाहते हैं कि आसमान में ऊंचे, और कैसे होने चाहिए इसको कि आसमान भी प्यार से उनकी वंदना करें। राज दुलारे मतलब प्यार से रखने के लिए नीले गगन में भी हम ऊंचे उठ सकें। और किस मामले में धनी बोला है? एक अच्छा जीवन जी सकें। धनी जीवन का है, इसमें पैसे से नहीं किया गया कल्पना, इसमें क्या है कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम आसमान जितना ऊंचे चले जाएं और जीवन के सारे सुख हमें मिले। सुख बरसाने वाले बादल प्यासों की तकदीर बने हमें केवल ऊंचा उठना ही नहीं है, हमें आसमान तक ही नहीं छूना है, आसमान को ही नहीं छूना है, हमें ऊंचा ही नहीं बनना है, हम ऊंचे जाके बादल बनना चाहते हैं। बादल क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि बादल ही वर्षा करते हैं। किसको? जिनको ज़रूरत होती है। हम बड़ा किस लिए बनना चाहते हैं? हम लोग अमीर या धनी बनने के लिए नहीं करना चाहते, हम वैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो ज़रूरतमंदों को मदद कर सके, ज़रूरतमंदों की मदद कर सके। जैसे कि बादल क्या करते हैं? प्यासों को पानी देते हैं। तो इसमें बच्चे क्या बनना चाहते हैं? ऊंचे बनना चाहते हैं, सुखी बनना चाहते हैं, केवल धनी नहीं बनना चाहते, ताकि वे ऊंचे उठकर उस बादल की तरह लोगों की मदद कर सकें जो कि प्यासे हैं, जो वंचित हैं, जिनको सब कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। तो बच्चे वैसा बादल बनना चाहते हैं, वही इसीलिए ऊपर उठना चाहते हैं, केवल धनी नहीं बनना चाहते। अंधकार पर छाने वाले, जगमग ज्योति लुटाने वाले, माटी का तन लेकर दीपक, ऐसे मस्त फकीर बने हम। तो बच्चे कहते हैं कि हम ऐसा प्रकाश पुंज बनना चाहते हैं, ज्योति मतलब रोशनी, जो अंधेरों को हटा दे। अंधकार क्या है? इसमें दुख के लिए बोला गया है। जैसे अगर एक दिए के प्रकाश से भी क्या होता है? अंधकार हट जाता है। तो एक जो मिट्टी का जो दिया होता है वो भी श्रेष्ठ होता है, भले वो मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन क्या करता है? उसकी एक रोशनी की किरण से ही लोगों को अंधकार हट जाता है तथा लोगों को सही रास्ता दिखाई देने लगता है। तो भगवान, हे जननी माँ, हे पृथ्वी माता, हमें ऐसा ही एक मस्त फ़कीर बना देना। फ़कीर क्या होता है बच्चों? फ़कीर अपने बारे में नहीं सोचता, वो दूसरों की मदद करते हुए आगे चलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है।
वो कभी भी धन जमा करने की, सुखी रहने की कल्पना नहीं करता। जितना उसको मिल जाता है उतने में ही वह सुखी रह जाता है, बल्कि कभी कभी दूसरों की मदद भी कर देता है, दूसरों को समझाता भी है, दूसरों को रास्ता दिखा देता है। तो उसी तरह भगवान, हे धरती माँ, हमें उस मिट्टी का दिया बना देना जो अपने प्रकाश से लोगों को सही रास्ता दिखा सके। सारे जग को सुरभित कर दे, नई चेतना से मन भर दे, फूलों की मुस्कान बिखेरे, शीतल मंद समीर बने हम। हाँ, तो बच्चों इसमें क्या बोला है? तो बच्चे क्या चाहते हैं कि पूरे संसार में जो नई चेतना डाल दे, लोगों को प्रेरित करे कुछ करने के लिए, देश के लिए करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, हमें वैसा ही बनना है। पूरे संसार में सुरभित मतलब नई चेतना डाल दे, लोगों को सही रास्ता दिखा दे। ऐसा करना है जैसे कि फूल क्या होते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और दूसरों को भी खुश रहने के लिए प्रेरित करते हैं। फूल देख के हर कोई खुश हो जाता है, इसीलिए फूल भेंट किए जाते हैं लोग, क्योंकि फूल देख के व्यक्ति खुश हो जाता है। फूल किसी भी अवस्था में मुस्कुराते रहते हैं, चाहे वो देवी के ऊपर चढ़ाया जाए या किसी मित्र को दिया जाए, या फिर वे पेड़ पे ही रहते हैं, तभी भी मुस्कुरा के पूरे संसार को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो हमें भी, हे धरती माँ, हमें भी ऐसी ही नई चेतना देनी है और संसार भर में सबको प्रेरित करना है खुशी बिखेरने के लिए। शीतल मंद समीर बने हम, जैसे कि जो ठंडी हवा जब चलती है तो सब लोगों को खुशी मिल जाती है, सब लोगों को अच्छा अनुभव होता है। तो हम भी वही शीतल हवा बनना चाहते हैं जिससे लोग सुख पाएं, शीतलता पाएं। तो समीर का अर्थ है हवा, शीतल मंद समीर का अर्थ होता है जो धीरे धीरे ठंडी हवा जो बहने वाली होती है। ये हमें वैसे ही बनना है ताकि लोगों को सुख मिले, उनके कष्ट दूर हों। तो इसके कवि हैं बच्चों गोपाल बाबू शर्मा। तो इस कविता में बच्चों के माध्यम से बच्चे किससे कर रहे हैं? अपने देश से, हम कह सकते हैं धरती माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ऐसा बना दो कि हम सबके काम आए, हम स्वार्थी न बने, हम सबकी मदद करें। तो ये थी हमारी कविता। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। हे जननी, जननी का अर्थ होता है बच्चों जन्म देने वाली। माँ यहाँ पे धरती के लिए कहा गया है या फिर देश के लिए भी कहा गया है। यहाँ जननी का अर्थ है अपनी माता के बारे में नहीं, धरती की, क्योंकि धरती ही सबकी माँ होती है, सभी जीव जंतुओं की माँ होती है। या इसे देश भी कह सकते हैं, देश भी हमारी धरती है और हम अपनी सारी चीज़ें खाने पीने की सब इसी से प्राप्त करते हैं। जैसे कि माँ अपने बच्चे को खाने पीने की कभी कमी नहीं होने देती, उसी तरह। तो हे जननी, हे जननी बलवीर बने हम, धीर और गंभीर बने हम, शत्रु सामने यदि आ जाए तो अर्जुन के तीर बने हम। राज दुलारे नील गगन के, ऊंचे और धनी जीवन के, सुख बरसाने वाले बादल, प्यासों की तकदीर बने हम। अंधकार पर छाने वाले, जगमग ज्योति लुटाने वाले, माटी का तन लेकर दीपक, जैसे मस्त फकीर बने हम।
सारे जग को सुरभित कर दें, नई चेतना से मन भर दें, फूलों की मुस्कान बिखेरें, शीतल मंद समीर बने हम। कवि हैं बच्चों गोपाल बाबू शर्मा।